हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना केमिस्ट्री का 9 चैप्टर पढ़ रहे हैं, उपसंयोजक यौगिक। उस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारी समावेयता जो नेमिंग है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वो कंप्लीट कर लिया। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जितने भी आपको एग्जाम्पल्स आई होप समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आया उनको प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो रूल्स उसके अंदर आपको लगाने आने चाहिए। ठीक है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को आप अच्छे से करना। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म समावेयता पढ़ी। समावेयता दो प्रकार की पढ़ी थी। समावेयता दो प्रकार की कौन कौन सी पढ़ी कि एक तो होती है आपकी संरचनात्मक और एक थी त्रिविम। संरचनात्मक में भी 5 प्रकार के आ गए थे, आयनन, हाइड्रेट, और 6 प्रकार की पढ़ी थी। आयनन पढ़ी थी, हाइड्रेट समावेयता, लिंकेज यानी कि बंधन, लिगेंड समावेयता, उपसंयोजक और उपसंयोजक स्थिति। ये तो किसमें के अंदर थी हमारी संरचनात्मक समावेयता। उसके बाद त्रिविम समावेयता। तो त्रिविम समावेयता को भी हमने 2 प्रकार से बांटा था। उसके अंदर एक आ गई थी हमारे ज्यामितीय और एक आ गई थी प्रकाशिक। ज्यामितीय समावेयता ज्योमेट्री में चाहिए सिंस्ट्रांस वाली, और फेशियल मेरोडिनियल ऑक्टाइडर में फेशियल मेरोडिनियल आता है। और जो आपकी प्रकाशिक समावेयता उसके अंदर क्या था कि अगर प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है और बाईं ओर घुमा देता है, दाईं ओर डी और बाईं ओर एल, यानी ये जो डी और एल आइसोमर होते हैं और जो एक दूसरे के क्या होते हैं मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, मेन चीज याद रखनी है, प्रकाशिक समावेयता असममित यौगिकों में पाई जाती है। असममित यौगिक कौन से, जिनमें क्या नहीं होती है, सिमेट्री या सममिति तल नहीं होती, यानी कि ऐसी कोई तल नहीं हो जिससे हम यौगिक को 2 बराबर भागों में काट सकें। क्लियर है? ओके, तो ये हमारी समावेयता टॉपिक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया, मतलब बोला था मैंने, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उपसंयोजक यौगिकों में बंधन, यानी इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। इनके बंधन के लिए इनमें क्या दी गई थी, 2-4 थ्योरी दी गई थी। आपके सिलेबस में 2 थ्योरी हैं, वीबीटी और सीएफटी। तो वीबीटी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वीबीटी क्या होती है, किसको इसने लॉन्च किया था और क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट जो आपकी आती है वो कौन सी है, वीबीटी। देखो, वीबीटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हिंदी में इसको बोलते हैं, देखो वैलेंस होती है आपकी संयोजकता, तो संयोजकता बंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी क्या कहती है, पहले ध्यान से सुनना। ये थ्योरी कहती है कि जो भी मेटल, सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि थ्योरी दी किसने थी, तो ये थ्योरी पॉलिग ने दी थी। ठीक है, 1931 में। उसके बाद उसने क्या बताया उसने ये बताया कि जो वीबीटी होती है यानी संयोजकता बंध सिद्धांत होता है, उसके अंदर होता क्या है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स में एक केंद्रीय धातु होता है, उस केंद्रीय धातु के चारों ओर क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। वो लिगेंड किसी स्पेशल अरेंजमेंट में जुड़े हुए होते हैं। तो उसने ये बताया कि जो केंद्रीय धातु होती है, जो सेंट्रल मेटल होता है, उसके साथ में लिगेंड जो होते हैं वो जुड़ते हैं। तो केंद्रीय धातु अपने NS कक्षकों का, N-1D कक्षकों का और NP कक्षकों का, यानी जो मेटल के कौन से कक्षक होते हैं, NS, NP और N-1D, इन कक्षकों का क्या करती है, उपयोग करती है। और लिगेंड के भी यही कक्षक काम में आते हैं, और लिगेंड्स के साथ में और इन कक्षकों को ओवरलैप जब करते हैं, इनका अतिव्यापन जब होता है तो इनमें संकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, इनमें संकरण होगा, और ये संकरण से विभिन्न प्रकार की ज्यामितियां क्या बनाती है, फॉर्म करती है। अब देखो कि हमारा इनके अलग अलग पोस्टुलेट्स दिए गए थे, तो वो पोस्टुलेट्स आपकी, मतलब पोस्टुलेट्स के अभिग्रहित जो बिंदु, उसने इस थ्योरी में क्या क्या बिंदु दिए। पहला कि जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल अपने क्या करता है, इन कक्षकों का उपयोग करता है, और दूसरा वो पर्याप्त मात्रा में लिगेंड्स के साथ जुड़कर एक निश्चित व्यवस्था क्रम में जुड़ता है और संकरण के साथ एक निश्चित ज्यामिति बनाता है। उसके बाद उसने दिया कि वो अपने हाइब्रिडाइज जो संकरित कक्षक है उनकी ऊर्जा और लिगेंडों की ऊर्जा लगभग बराबर होनी चाहिए, बराबर एनर्जी तक क्या करते हैं वो
अपने लगभग वो क्या करते हैं, अपने बाह्य कक्षकों का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखो पहली चीज आपको समझनी क्या है कि इनमें लिगेंड आएंगे, कितने लिगेंड आएंगे, तो कौन सी ज्यामिति बननी है। ठीक है, तो एक टेबल है वो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। ठीक है, तो कैसे कि देखो मैं आपको वो टेबल थोड़ी सी बनवा देती हूँ कि इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे होगा। तो आपकी है कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सूत्र, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लिगेंड की संख्या। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं संकरण। संकरण के बाद हम लोग लिख सकते हैं ज्यामिति, और ज्यामिति इसमें बन जाएगी ज्यामिति के बाद हम लोग लिख सकते हैं बंद कोण। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल वाला कॉलम बड़ा बनाना। अब देखो बंद कोण वाला छोटा भी चलेगा। अब देखो होगा क्या कि सूत्र जैसे मान लो ये हो आपका कि मेटल के साथ में कितने, देखो मिनिमम 2 लिगेंड तो जुड़ने ही चाहिए, मिनिमम 2 लिगेंड तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। फिर मेटल के साथ लिगेंड कितने जुड़े, 2 लिगेंड जुड़ रहे हैं, तो संकरण होगा आपका जब 2 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो एस और पी। संकरण क्या होगा, एस और पी। तो एस पी संकरण होता है, तो ज्यामिति आपको सबको पता है लीनियर होगी। ये सर मैंने भी आपको क्लास में भी पढ़ाया है, ये वाला पूरा आपको टेबल बनाने भी बता रखी है। तो मेटल के साथ में इस प्रकार से लिगेंड और इस प्रकार से लिगेंड। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ज्यामिति हो जाएगी। 180 डिग्री का इसमें बंद कोण हो जाएगा, है ना। और इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसमें क्या मतलब आयन का एग्जाम्पल क्या होंगे, तो AgCN2, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना इसका, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्लस लगा देना। साइनाइड -2 उधर जाएगा तो प्लस का माइनस का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट हमारा। उसके बाद अगर हमारे साथ में मेटल के साथ में लिगेंड कितने जुड़े हों, अगर 3 लिगेंड जुड़े हों। ठीक है, अगर 3 लिगेंड जुड़े हैं तो लिगेंड की संख्या हमारी कितनी लिखोगे, 3। अब देखो लिगेंड की संख्या 3 है तो संकरण क्या हो जाएगा, sp तो था ही, और एक क्या हो जाएगा sp2, यानी इसके अंदर एक तो p s कक्षक भाग लेगा और 2 p के, यानी px या py हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना देखो मेटल के साथ में इधर L लिगेंड, इधर लिगेंड और इधर लिगेंड, और इस प्रकार से ये क्या होगी, संरचना बनेगी। इस संरचना को क्या बोलते हैं हम, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, अब इसमें 120 डिग्री का होता है। ठीक है, 120 डिग्री का इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। फिर इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लिखेंगे बाद में। अब अगर आते हैं तीसरा ML4। ML4 जो है उसके अंदर देखो लिगेंड की संख्या कितनी है, 4। अब इसके अंदर 2 संकरण पॉसिबल है, या तो क्या हो जाए sp3 संकरण हो जाए, या फिर क्या हो जाए dsp2 संकरण हो जाए। जब sp3 संकरण होगा तो ज्यामिति बनेगी आपकी चतुष्फलकीय, यानी कि मेटल के साथ इस प्रकार से क्या रहेंगे, लिगेंड जुड़े हुए रहेंगे। dsp2 चतुष्फलकीय। ठीक है, और अगर dsp2 संकरण होगा तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी आपकी, वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय के अंदर हम लोगों ने पढ़ी भी थी कि मेटल के साथ में इस प्रकार से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो ये 2 प्रकार की क्या बनती है, ज्यामितियां बनती हैं। किसमें, जब लिगेंडों की संख्या क्या होती है, 4, तो इसमें 109 समथिंग होता है और इसके अंदर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ये तो पता भी है। ठीक है, अब इनके इसके अंदर क्या बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर वर्गाकार समतलीय की बात करें तो
उसके अंदर आपका होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो, ये वाला जो त्रिकोणीय समतल है ये ऑप्शनल संयोजक यौगिकों में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, फिर भी इसके अंदर 3 लिगेंड से क्या होगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर इसकी और इसकी बात करें तो जब चतुष्फलकीय होगा तो उसके अंदर एग्जाम्पल जैसे NiCl4 -2, ठीक है, इस प्रकार के। और जब वर्गाकार समतलीय आपकी संरचना है तब आपका होगा NiCl4 -2। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे आपके एग्जाम्पल्स होंगे। अब ध्यान से सुनना ये टेबल हो गई आपकी। अब देखो इसके अंदर 5 में भी आएगा कि मेटल के साथ जब क्या हो 5 जुड़े हों, तो 5 जुड़े होंगे तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनेंगे। ठीक है, तो उसमें आप संकरण लिख दोगे sp3d और त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और वो भी कम आती है। फिर आते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा Ml6। तो ये कंप्लीट कर लेना आप टेबल इतनी। तो Ml6 के अंदर क्या हो जाएगा, लिगेंड की संख्या कितनी हो जाएगी 6। संकरण क्या हो जाएगा D2sp3 या फिर sp3d2। ये याद रखना, दोनों बनते हैं। अब दोनों कैसे बनते हैं वही देखेंगे हम लोग। D2sp3 बन सकता है या फिर sp3d2 हो सकता है। वर्ग ज्यामिति कैसी होगी इसकी, अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय ज्यामिति के अंदर आपको पता है एक ऊपर और एक नीचे लग जाता है। ठीक है, उसके अंदर भी यहाँ प्लेन के अंदर 90 डिग्री और ऊपर 180। एग्जाम्पल हम लोगों ने कल बहुत सारे पढ़े, COF6 होता है और CONS3 होता है ना। ये वाले इसके अंदर क्या होते हैं, एग्जाम्पल आसान होता है। अब आपको क्या करना है, ये टेबल आप अच्छे से बना लेना थोड़ी अपनी कॉपी में। आप क्या करोगे, VBT स्टार्ट करोगे, उसकी जो थ्योरी है पहले वो लिखोगे कि भाई ऐसे मेटल आते हैं और इस प्रकार से जुड़ते हैं। उसके बाद आप लोग ये टेबल बना लेना। ठीक है, शायद हो सकता है आपके नोट्स में ना हो तो टेबल बना लेना, क्योंकि मैंने तो क्लास में पहले बनवा दी थी। अभी आप लोग क्या है कि आपको भी बनवाई थी शायद मैंने, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार दोबारा याद ना हो तो यहाँ पे टेबल बना सकते हो। ओके, याद रहे तो बेटर है, नहीं रहे तो आप बना सकते हो ताकि आपको संकरण देखने में आसानी रहे। ठीक है, उसके बाद देखो कि उसने जो इस थ्योरी में और क्या क्या चीजें बताई गई थी। एक तो ये चीजें बताई गई थी कि लिगेंड्स इतने होंगे तो इस प्रकार का संकरण होगा, है ना, और संकरण होगा तो ज्यामिति ऐसी होगी, और एग्जाम्पल्स ये हो गए, है ना। अगर sp2 होगा तो ये, और sp3 होगा तो चतुष्फलकीय भी हो सकता है और वर्गाकार समतलीय भी हो सकता है। फिर sp3d जो अगर मान लो लिगेंड की संख्या 5 हो जाए तो Ml5 हो जाएगा। Ml5 में अंदर क्या बन जाएगा कि हमारे sp3d संकरण हो जाएगा। फिर अष्टफलकीय संरचना में Ml6 यानी कि 6 लिगेंड हो गए। उस टाइम पर हमारे क्या हो जाएगा कि अष्टफलकीय संरचना बन जाएगी। तो ये एग्जाम्पल अब हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे कि कैसे ही होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अब मैंने एक चीज बताई थी कि अष्टफलकीय में D2sp3 बन सकता है और sp3d2। तो ये क्या चीज है, कभी sp3d2 कभी D2sp3। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये संकरण होते कब है, संकरण कब हुआ। देखो समझना अच्छे से, मेटल है, इस मेटल के पास में जैसे ही लिगेंड आएंगे, ठीक है, 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ये लिगेंड आएंगे, मेटल अपने आप को व्यवस्थित करेगा, कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स लेगा और लिगेंड्स की क्या करेगा, उनके साथ में ओवरलैप हो जाएगा और संकरण करेगा, यही करेगा ना। अब क्या होते हैं, इन लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर ये लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग आए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, तब वो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते ना, मेटल के मान लो, मेटल के सपोज करो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है D, ये सपोज करो मेटल के D इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर इस प्रकार से भरे हुए हैं। ओके, समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए इसको अच्छे से पहले समझो, ठीक है, समझ आ जाएगा बाद में। अब देखो क्या बोल रही हूं मैं कि ये जो लिगेंड आएगा, इस लिगेंड की क्या बोलते हैं हम, नेचर यानी प्रकृति, इस लिगेंड की प्रकृति पे ही निर्भर करता है कि मेटल जो होगा कौन सा संकरण बनाएगा। तो देखो लिगेंड्स की 2 प्रकार की प्रकृति होती है, और एक तो होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और एक होती है आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड।
मेटल्स कितने प्रकार की प्रकृति दिखाते हैं? 2 प्रकार की। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी कि वो वीक होगा, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स मीन्स वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स के अंदर मोस्टली आपके जितने भी हैलोजन है, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन है, जितने भी हैलोजन है वो वीक फील्ड दिखाते हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपको कोई भी हैलोजन दिख जाता है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, उसके अंदर लिगेंड्स कैसा हो गया, दुर्बल क्षेत्र। ओके, इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर हैलोजन के अलावा बात करें तो H2O, OH और आपका ऑक्सलेट जो C2O4-2 ये था ना ऑक्सलेट, ये भी क्या होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड ही होते हैं। समझ आया? क्या बता रही हूँ कि लिगेंड्स की 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड्स की बात करें तो दुर्बल में वो आते हैं, दुर्बल में जितने भी हैलोजन हमारे वो आएंगे, और H2O, OH माइनस OX मतलब ऑक्सलेट, ये भी किसके अंदर आते हैं, दुर्बल। अब इनका काम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी, पहले प्रबल में और देख लो। इनको छोड़कर लगभग सारे प्रबल के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर देखो CO हो गया, आपका NH3 हो गया, साइनाइड हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। ये सारे जो लिगेंड्स हैं, ये सारे लिगेंड्स किसके अंदर आते हैं, आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड। यानी ये लिगेंड रहेंगे तब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड से क्या मतलब है आपको, क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? देखो क्या होता है, जब मेटल के साथ में, अब लिगेंड के 2 प्रकार के नेचर बता दी ना, अगर मेटल के साथ में दुर्बल वाला जुड़ रहा है, अगर मेटल के साथ में दुर्बल वाला जुड़ रहा है, तो मेटल के जो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं, ये एज इट इज रहेंगे, मतलब एज इट इज सेम, ऐसे लिख दो आप, एज इट इज नहीं लिखो तो ऐसे लिख दो सेम। यानी कि इनके जो ये व्यवस्था क्रम है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। समझ आया? कैसे कि अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आ रहे हैं तो जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन का विन्यास है, S का, P का जो भी है, उनके व्यवस्था क्रम में यानी उनके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही लिगेंड, हम लोगों ने क्या बोला कि अगर यही मान लो लिगेंड क्या आ जाए आपका प्रबल वाला, तो आपके क्या है मेटल के, हमने लिगेंड्स किस प्रकार से बनाए, 1 2 3 4 5 डी इलेक्ट्रॉन्स बना रहे। अब अगर प्रबल वाला आ रहा है तो इस प्रकार से क्या कर देगा, ये युग्मन, क्या करा देगा, युग्मन, ये इलेक्ट्रॉन्स में युग्मन करा देगा। यानी कि युग्मन कराने के बाद क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खाली नहीं हो गए क्या, सॉरी 2 कक्षक क्या हो गए आपके, खाली हो गए, खाली हो गए। कब खाली हुए, जब हमारा कौन सा लिगेंड आया, प्रबल। तो जब प्रबल लिगेंड आता है, ध्यान से सुना, जब प्रबल लिगेंड आता है तो प्रबल लिगेंड मेटल के केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं। क्या पढ़ेंगे कि जब प्रबल लिगेंड होता है तो वो केंद्रीय धातु के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका युग्मन करा देते हैं, और केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉन के युग्मन करा देने से वो क्या होते हैं, केंद्रीय धातु अपने कौन से इलेक्ट्रॉन काम, कौन से कक्षक काम में लेगी, अंदर वाले। भाई अगर मान लो केंद्रीय जो धातु आपकी, उसके एक तो प्रबल वाला आया तो इसमें ऐसे इन 2 कक्षक क्या हो गए, खाली हो गए। अगर दुर्बल वाला तो कोई कक्षक खाली नहीं थे, तो यहाँ पर तो मेटल अपने बाहर वाले जो भी, इससे बाहर जो कक्षक है वो काम में लेगी संकरण के लिए, लेकिन यहाँ पर संकरण में ये दोनों कक्षक भी काम में ले सकती है। तो क्या पढ़ना है आपको, जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है तो मेटल अपने कौन से कक्षक काम में लेती है, बाह्य। कौन से कक्षक काम में लेती है, बाह्य। कब लेती है, जब हमारा कौन सा क्षेत्र होता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, तब मेटल अपने बाह्य कक्षक काम में लेती है, और जब प्रबल क्षेत्र होता है तो मेटल अपने आंतरिक कक्षक भाग में लेती है, आंतरिक कक्षक संकरण बनाने में भाग लेती है। तो ये आपके मेन पोस्टुलेट्स कंप्लीट हो गए कि बीबीटी कहती क्या है। ओके, संकरण से पूरा मैंने एक टेबल से समझा दिया। आंतरिक वीक फील्ड वाले कौन से होते हैं ये आप लोग लिख लेना, वीक फील्ड में ये आएंगे, याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो साइड में कहीं लिख लेंगे आप लोग कि ये वीक में आएंगे या किसके अंदर आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, इथिलीन डायमीन और ये जो और भी आपके लिगेंड्स है, लगभग लिगेंड्स इसके अंदर ही आते हैं वीक स्ट्रॉन्ग में। वीक में आपको याद रखना है ये वाले आते हैं, और एक आइसोथायोसाइनेट भी इसी के अंदर आता है। क्लियर है, समझ आया? क्या बताया कि
कैसे सारणी समझ आ गई थी वो टेबल कि किस प्रकार से संकरण होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लिगेंड्स भी दो प्रकार के हो गए, वीक और स्ट्रॉन्ग। अगर वीक फील्ड आ रहा है तो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग नहीं कराएगा, समझना, वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग नहीं कराएगा। और पेयरिंग का मतलब क्या होता है, युग्मन, ठीक है ना, समझ लेना, क्योंकि कई बार हो सकता है मैं पेयरिंग भी बोलूंगी। तो पेयरिंग का मतलब युग्मन, तो युग्मन नहीं कराएगा, और युग्मन नहीं कराएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मेटल अपने बाहर वाले कक्षक क्या लेगी, संकरण में संकरण के लिए बाहर वाले कक्षक यूज करेगी, क्योंकि संकरण के लिए खाली कक्षक चाहिए होते हैं। उपसंयोजक यौगिकों में संकरण के लिए खाली कक्षक चाहिए होते हैं, पूरे तरह से खाली। तो यहाँ पर तो कोई खाली नहीं है, आधे भरे हुए ना, तो खाली कक्षक क्या होंगे, इसके लास्ट वाले। तो मेटल अपने बाह्य जो कक्षक होगी वो संकरण में काम में लेगी। और अगर लिगेंड आपका प्रबल जा रहा है, तो प्रबल हो रहा है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। तो इसलिए उसके आंतरिक कक्षक भी क्या हो जाते हैं, खाली। इसलिए ये क्या करती है, अपने आंतरिक कक्षक को भी भाग में, आंतरिक कक्षक को भी संकरण बनाने में भाग में ले सकती है ना। इसलिए अगर हम लोग बोल सकते हैं कि लिगेंड की प्रकृति के आधार पर भी हमें देखना पड़ेगा कि संकरण कैसा होगा। अब एक बात देखना, यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था, एक बार तो बन सकता है D2sp3 और एक बार बन सकता है sp3D2। तो बताओ कौन से में आंतरिक वाला आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा लिगेंड आएगा, प्रबल। और बाहर वाला D आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा, दुर्बल। समझ आया, इस प्रकार से। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस जितना यहाँ पे समझा दिया गया वो अच्छे से पढ़ लो। ये सारे एग्जाम्पल्स हम डिटेल से पढ़ेंगे, आई होप समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं एक एक एग्जाम्पल को कि कैसे जो हमारा वीक फील्ड आएगा तो कैसे इफेक्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पहले वर्गाकार नहीं, चार। क्या लेते हैं हम लोग, जब लिगेंड कितने आए हमारे, 4। अगर लिगेंड 4 आ रहे हैं तो ML4 क्लियर है। अभी अभी बताएं, ML4 संकरण कौन कौन से हो सकते हैं, sp3 और DsP2, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपने लिया कि NiCN4, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालो भी। निकल को आपने क्या मान लिया, X। साइनाइड कितना होता है, एक साइनाइड का -1, तो 4 साइनाइड का कितना हो जाएगा, -4 बराबर -2। अब ये -4 उधर गया, +4, तो +4 -2 बराबर 2, यानी X बराबर क्या हो गया, +2। ठीक है, नाम आप लोग लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, टेट्रा साइनो। अब -4 है तो निकलेट 8 लग जाएगा ना, टेट्रा, क्या नाम हो जाएगा, देखो इसका, टेट्रा साइनो निकलेट 2 आयन, क्योंकि आयन दिया गया है तो आयन लिखोगे। इतना तो समझ आ गया होगा, इतनी चीज तो क्लियर भी हमारी। उसके बाद देखो आप लोग का क्या करना है, आपको निकल आपको पता है कितनी, आप पता है निकल के कितना होता है, 28, यही होता है ना, निकल कॉपर जिंक 28, 29, 30। तो निकल का कितना होता है, 28 होता है। तो उसका विन्यास क्या होता है, 3D8 4s2। 3D सीरीज का है तो 3D, जहां पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग वही भरे जाते हैं, तो 3D8 और 4s2। ओके, 3D सीरीज में आपके जितने भी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, जो आपकी स्थायी विन्यास बना लेते हैं उसको छोड़कर, जैसे क्रोमियम होता है, क्रोमियम का होता है 24 है, तो क्रोमियम D4 होना चाहिए, लेकिन वो D5 हो जाता है क्योंकि D5 स्टेबल होता है। और ऐसे ही कॉपर का D9 होना चाहिए 29 के लिए, लेकिन क्या हो जाता है, D10 हो जाता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग पढ़ोगे भी, आगे भी आएगा अपने चैप्टर, जो 8 चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। निकल का विन्यास 3D8 4s2, इतना तो याद हो गया। ओके, अब निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2।
तो हम लोग क्या करा देंगे, निकल पे +2। तो निकल पे +2 लगा दिया, इसका मतलब इसने अपने बाहर वाले प्लस का, देखो अगर किसी भी के ऊपर प्लस चार्ज होता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस चार्ज होता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर निकल के ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये सबसे पहले बाहर वाली तो चीज देते हैं ना, जो सबसे बाहर है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि लूजली बॉन्डेड है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसका विन्यास क्या बच जाएगा, निकल +2 का 3d8। ओके, अब डिटेल से समझना मैं बता रही, ध्यान से देख लेना। एक अगर समझ आ गया तो आगे के 3 समझ आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन इससे 100% बनता है। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ लेना। तो आप क्या करोगे, निकल +2 का बनाओगे। क्या बनाओगे, निकल +2 के अंदर 3d8। तो क्या क्या है हमारा निकल +2 के अंदर, ये 3d कक्षक है। उसके बाद कौन से कक्षक आगे, 4s, और उसके बाद कौन से कक्षक आगे, 4p। ये खाली है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन आगे है तो सही। अब देखो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरो। पहले इसके कौन सा नियम होता है, हुंड नियम अनुसार वो पूरे अनपेड करते हैं। उसके बाद पेयरिंग भरनी शुरू करते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब हमारा जो लिगेंड है वो लिगेंड कौन सा आ रहा है, लिगेंड आ रहा है हमारा साइनाइड। तो यानी कि जब कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, जब 4 साइनाइड आ रहे हो, तब हमारी इसकी स्थितियां क्या हो जाएंगी। तो बताओ जरा, सोचो, जब प्रबल लिगेंड है तो मेटल के जो दोनों अनपेयर्ड हैं ये क्या हो जाएंगे, पेयर। अभी बताया ना, मेटल के जो दोनों अनपेयर्ड है वो क्या हो जाएंगे, पेयर। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कक्षक क्या हो गया, खाली। अब मैं बता रही हूँ आपको, आगे नॉर्मली आप लोग लिख लो ये जो अपने एज इट इज। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो ध्यान से सुनना इस चीज को, जो नॉर्मली हम लोग संकरण पढ़ते हैं उनके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके अंदर जुड़ जाते हैं, सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन सहसंयोजक बंध बनता है तब हम लोग इनके अंदर भी बॉन्डिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कौन से यौगिक है, उप सहसंयोजक, यानी कि एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो इसके अंदर हम लोग को क्या चाहिएगा, इसके अंदर हमें खाली कक्षक चाहिए होते हैं, और उन खाली कक्षकों में लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 साइनाइड जोड़ने, हमें यहाँ से शुरू हो जाओ। एक साइनाइड ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लो। फिर दूसरे साइनाइड ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, ये दूसरे साइनाइड ने। फिर तीसरे साइनाइड ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, और फिर चौथे साइनाइड ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए। रटने की कहीं जरूरत नहीं है, बस समझते जाना, आगे अपने आप संकरण निकल जाएगा। अब संकरण देखो, साइनाइड कहाँ से जुड़ना शुरू हुआ है, डी से। डी कितना हुआ है, डी का कितना कक्षक भाग लिया, ओनली 1। तो डी, एस भी एक ही लिए है, पी के कितने लिए हैं, 2, तो P2, यानी इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, DsP2 संकरण। और जब DsP2 संकरण होता है तो अभी मैंने बताया था कौन सी ज्यामिति होगी, वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय, यानी कि निकल ऐसे और साइनाइड 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 साइनाइड, ये इसकी क्या होगी, ज्यामिति। फिर हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो बताना, ऐसे लिखा जाएगा प्रकृति, ऐसे लिखा जाएगा। प्रकृति के बारे में बात करें तो देखना, इसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में है, युग्मित। युग्मित है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो यौगिक प्रतिचुंबकीय हो जाता है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, कोई भी अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर अनुचुंबकीय नहीं होगा, ये कैसे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। मेन चीज आपको क्या लिखनी है यहाँ पे, मेन चीज लिखनी है कि साइनाइड चूंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसलिए मेटल के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है, इसलिए मेटल का एक कक्षक क्या हो जाता है, खाली। इसलिए साइनाइड वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिस वजह से मेटल के आंतरिक द्विकक्षक क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ओके, अब
आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, NiCl4-2। ठीक है, ये जैसा का जैसा ये है ना, वैसा का वैसा NiCl4-2 का है। बट चेंज क्या होगा, क्या चेंज होगा, वो तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करके आज देखना। उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या है। इसलिए कल पूरा रिलेट इससे ये वाला ही है, पूरा का पूरा। आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं ये समझाने बैठ गई तो, ठीक है। इतनी ही क्लास और हो जाएगी तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। तो तुम लोग क्या करना, ये पूरा अच्छे से याद करके रखना और ये अपने घर पे सॉल्व करने की कोशिश करना कि Cl है तो क्या है, Cl क्या है, दुर्बल है, और दुर्बल है तो संकरण कौन सा हो सकता है। ओके, तो तुम लोग प्रैक्टिस करके देखना। नेक्स्ट हम लोग कल इसका Cl4 का और अष्टफलकी का भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतने आप अच्छे से नोट्स बनाइए।